दोस्तों वेदांता लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज काफ़ी अच्छी तेजी देखने को मिली। और सिर्फ वेदांता की बात नहीं, वेदांता ग्रुप की दूसरी कंपनियों में भी आज हमने अच्छी तेजी देखी है। इसके पीछे जो वजह है उसको समझेंगे। अब वेदांता के चेयरमैन लगातार अपने बिजनेस को लेकर नई रणनीतियां बना रहे हैं। इस समय गवर्नमेंट का पूरा सपोर्ट मिल रहा है मिनरल और मेटल सेक्टर को। सरकार चाहती है कि हम जो इस समय डिपेंडेंट है एनर्जी के लिए, आप देखें चाहे क्रूड ऑयल हो या फिर गैस हो, जितने भी फ्यूल वगैरह हमें इंपोर्ट करने पड़ते हैं। और इस समय जब जियो पॉलिटिकल टेंशन होता है उस समय लाना मुश्किल हो जाता है और उसकी वजह से प्राइस बढ़ जाती है। हमारी जो सबसे बड़ी बात है कि हम 85% क्रूड हमारा जो है तेल वगैरह हम इंपोर्ट करते हैं। इसी को कम करना चाहती है सरकार और इसके लिए इस सेक्टर को सपोर्ट भी दे रही है। ऐसे में अब क्या है आगे की रणनीति उसको समझेंगे और आने वाले समय वेदांता ग्रुप के शेयर किस तरह से बेहतर करेंगे उसको जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले वेदांता लिमिटेड के कारोबार की बात करें तो 268 पर आप देखें स्टॉक की आज हमें ट्रेडिंग होती हुई दिखाई देगी। 3:45 के आसपास का टाइम है। वैसे क्लोजिंग भी उसी आसपास हुई है। 2.19% की यहाँ पे तेजी है। और आप देखिए क्लोजिंग के टाइम में यहाँ पे 2.11% की हमें तेजी देखने को मिली है। यानी कुल मिला के देखें तो स्टॉक ने बेहतर किया है। तो 262 पर क्लोजिंग थी कल की, आज 265 पर पॉजिटिव शुरुआत हुई। अच्छी बात यह है कि देखें इंट्राडे का जो लो है ना वो क्लोजिंग प्राइस जो थी वही है, वो उससे नीचे आज स्टॉक नहीं गया। यानी जो शुरुआत जहाँ से की वहीं से स्टॉक ने आगे बढ़ना शुरू किया, 271 तक चला गया। तो एक तरह से ये बात सिग्नल निकल के आ रहा है कि इसमें दबाव खत्म हुआ है, खरीदारी फिर से दिखने लगी है। तो 151 तक का लो बना है। आप देखिए इस समय निचले लेवल से स्टॉक कम से कम 120 रुपये ऊपर आ चुका है। लेकिन जो ऊपर की प्राइस है 360 की उससे अभी 90 रुपये नीचे है। तो एक तरह से देखें तो ये स्टॉक अपने ऊपरी प्राइस और निचले 52 वीक के लो और हाई के बीच में आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। तो वेदांता ग्रुप के शेयरों में आज जो तेजी बनी उसके पीछे की वजह को समझेंगे। तो गुरुवार का दिन आप देखें वेदांता के लिए बेहतर था। हिंदुस्तान जिंक हो वेदांता इन्होंने बहुत अच्छा किया। हिंदुस्तान जिंक के अंदर देखें तो 1.94% की तेजी, जबकि वेदांता के अंदर 2.27% की आज तेजी देखने को मिली इंट्राडे में। और यहाँ पे देखिए तो अभी लेटेस्ट डीमर्ज हुई कंपनी वेदांता एल्यूमिनियम की बात हुई, यहाँ पर भी 1.59% की तेजी के साथ स्टॉक 4.443 तक आया। आप देख सकते हो कि स्टॉक अभी भी बहुत अच्छा है, लेकिन वो लिस्टिंग प्राइस जो उसकी 536 की स्टेप प्राप्त की थी उससे काफ़ी नीचे है और कह सकते हैं लगभग 100 रुपये नीचे है। अब वेदांता आयरन एंड स्टील की बात करें यहाँ पर भी 1.91% की शानदार तेजी देखने को मिली। स्टॉक 36.80 के आसपास है। वेदांता पावर की बात करें यहाँ पर भी 1% के आसपास की तेजी थी और स्टॉक 36.10 के आसपास रहा। इस डीमर्जर के बाद निवेशकों को अच्छा फायदा हुआ, सभी स्टॉक बेहतर किए, लेकिन ऊपर की प्राइस से फिर करेक्शन भी हुआ इनमें। तो अभी रिसेंटली देखिए कंपनी को अलग अलग हिस्सों में बांट लिया गया। ठीक, जो बिजनेस है उनको सेपरेट हो गया कि देखिए एल्यूमिनियम का बिजनेस अलग कर दिया गया, ऑयल और गैस का बिजनेस अलग, आयरन स्टील का बिजनेस अलग और पावर का बिजनेस अलग। तो वेदांता के चेयरमैन के लिए हिसाब से देखें तो हर कंपनी एक बड़ी कंपनी बन सकती है और इसीलिए इन सबको अलग करना आवश्यक था। एक ही अम्ब्रेला के नीचे रहने से उतना उनका ग्रोथ नहीं हो पा रहा था। अब हर कंपनी अपने हिसाब से निर्णय लेगी, फैसले लेगी, उनका खुद का कर्ज होगा, उनका खुद का आगे का बिजनेस होगा। इसी वजह से ये फैसला फलीभूत हो रहा है। आज देखें तो मेटल सेक्टर काफ़ी पॉजिटिव था। आप देखिए मेटल इंडेक्स के अंदर 0.26% की तेजी के साथ 13,056 इस तरह का लेवल देखने को मिला 10:15 बजे के आसपास। कल आप देखिए इसका 13,023 के आसपास का क्लोजिंग लेवल था और ये एक तरह से देखें तो काफ़ी बेहतर इस समय करता हुआ दिखाई दे रहा है। मेटल सेक्टर भी अच्छा कर रहा है। तो ये जो तेज़ी का रीज़न बना है इसके पीछे वजह कि इस समय जो मेटल और माइनिंग सेक्टर है वो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाले हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर जो इस समय डिमांड बढ़ रही है, ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज़ के अंदर, एनर्जी डिमांड के अंदर, इन सेक्टर को बड़ा फ़ायदा हो सकता है मेटल माइनिंग सेक्टर को। तो ये देखिए कि इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन जो है यानी IBEF, उनका कहना है कि इस समय जो गवर्नमेंट की फेवरेबल पॉलिसीज है उसका पूरा बेनिफिट मिल रहा है और डोमेस्टिक मिनरल्स अवेलेबिलिटी है और इन्वेस्टमेंट है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। इस सेक्टर को पूरा सपोर्ट मिल रहा है प्राइवेट सेक्टर से भी और सरकार की तरफ से भी। तो जो मिनरल और माइनिंग का सेक्टर है, पावर सेक्टर है,
ये सारे सेक्टर है जो सरकार की पॉलिसी का फ़ायदा उठा रहे हैं। तो इस समय गवर्नमेंट है वो फोकस कर रही है पूरा का पूरा कि किस तरह से अपना डोमेस्टिक प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़ाया जाए। जो हम इस समय इंपोर्ट जो ज़्यादा करें उसको कम किया जाए। जितनी इंपोर्ट की डिपेंडेंसी उसको कम करें और मिनरल सप्लाई चेन को मजबूत करें। तो सरकार का फोकस बिल्कुल क्लियर है कि इंडिया के अंदर जितनी भी हमारी मिनरल माइनिंग से संबंधित जो भी संभावना है उसको पूरा उसका दोहन किया जाए। इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट भी होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ भी मजबूत होगी और हमारा इंडियन रुपीज़ भी मजबूत होगा डॉलर के सामने, क्योंकि हमें सारा डॉलर खर्च करना पड़ता है हमारे लिए क्रूड ऑयल को इंपोर्ट करने में। उसको हर सरकार रोकना चाहती है। एनर्जी के वैकल्पिक जो साधन है वो इंडिया से ही प्राप्त करना चाहती है सरकार। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने देख सकते हो कि नेशनल क्रिटिकल मिनरल्स मिशन लॉन्च कर दिया है। यह 9 अप्रैल 2025 को गवर्नमेंट की तरफ से, और इसका मिशन है कि इंडिया की जो क्रिटिकल मिनरल्स इकोसिस्टम है उसको ज़्यादा से ज़्यादा उसका एक्सप्लोरेशन करना, जितने हो सके यहाँ पे हम मिनरल्स को खोज करें। 1200 एक्सप्लोरेशन प्रोजेक्ट सरकार ने अप्रूव कर लिए। आने वाले समय ये प्रोजेक्ट और अप्रूव हो गए तो इसमें वेदांता बहुत ज़्यादा बेनिफिशियरी दिखाई दे रहा है, उसकी कंपनियों को फ़ायदा ज़्यादा हो सकता है। सरकार ने यूनिट बजट 2026-27 में भी इसके ऊपर खास फोकस रखा। मेटल्स और माइनिंग इंडस्ट्रीज़ के लिए सरकार ने बहुत सारी योजना लाई। आप देखिए मिनरल कॉरिडोर्स बनाने का फैसला हुआ, जो देखिए कि इससे मिनरल रिसोर्सेज रिच कंट्रीज है उड़ीसा, तमिलनाडु, वहाँ पे सरकार देख सकी जो इम्पोर्ट ड्यूटी है उसको भी एग्जम्पशन किया है। तो इससे इस सेक्टर को बेनिफिट हुआ है। इसके अलावा देखें तो यहाँ पे करीब 300 मिलियन टन स्टील प्रोडक्शन की कैपेसिटी 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। तो ये देख सकते हो कि जिस तरह से आने वाले समय स्टील की डिमांड भी बढ़ रही है, कॉपर डिमांड बढ़ रही है। आप देख सकते हो कि स्टील हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर जितना बढ़ेगा स्टील की डिमांड बढ़ेगी, एल्यूमिनियम की डिमांड बढ़ेगी और कॉपर की, क्योंकि हम रिन्यूएबल एनर्जी को भी इस समय पूरा फोकस में है। तो रिन्यूएबल एनर्जी के लिए भी कॉपर और एल्यूमिनियम की पूरी आवश्यकता होती है। तो ये सारे सेक्टर आने वाले समय चमकते हुए दिखाई देंगे। इंडिया देखें तो पूरी दुनिया के अंदर सेकंड लार्जेस्ट एल्यूमिनियम प्रोड्यूसर कंपनी है और प्राइमरी जो एजुकेशन हमारा जो एल्यूमिनियम प्रोडक्शन है वो 7.07 लाख टन तक पहुंच गया अप्रैल मई 2026 के हिसाब से, जबकि पिछले साल ये 6.98 लाख टन के आसपास था। इस बार प्रोडक्शन अच्छा खासा बढ़ गया। आयरन ओर प्रोडक्शन की बात करें तो ये 24.8 मिलियन टन तक पहुंच गया अक्टूबर 2025 के हिसाब से, जबकि 2024 में ये 22.9 मिलियन टन के आसपास था। इसका मतलब लगातार चाहे वो एल्यूमिनियम हो आयरन हो सबकी प्रोडक्शन बढ़ रही है। इसके बेनिफिट तो मिलेंगे ही मिलेंगे, जब प्रोडक्शन बढ़ रहा है, खपत हो रही है इसलिए प्रोडक्शन भी बढ़ रहा है। तो ये आंकड़े बहुत ज़्यादा उत्साहवर्धक है। कॉपर की बात यहाँ पर भी 7% एनुअली ग्रोथ देखने को मिल रही है और इसके पीछे वजह रिन्यूएबल एनर्जी, इलेक्ट्रिक व्हीकल और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, जिसकी वजह से कॉपर की डिमांड लगातार बढ़ रही है। और यहाँ पे देख सकते हो कि हमारा डोमेस्टिक कॉपर कंजम्पशन है वो 7.5 लाख टन तक पहुँच गया है, जबकि जो प्रोडक्शन है वो 5.5 लाख टन के आसपास है। इसका मतलब जितना हमारा प्रोडक्शन हो रहा है उससे ज़्यादा कंजम्पशन है। तो ऐसे में आप समझ सकते हो कि यह डिमांड और बढ़ेगी और ऐसे में इस सेक्टर की कंपनियों को फ़ायदा होगा और अपनी कैपेसिटी ये बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा देखें तो वेदांता का जो सबसे बड़ा शानदार फैसला है, वेदांता ने नेट जीरो ट्रांजिशन के लिए $1 बिलियन का इन्वेस्टमेंट कर लिया है। एनर्जी का जो इस्तेमाल है एनर्जी का वो 52% तक बढ़ चुका है। तो कंपनी आप देख सकते हो कि नेट जीरो के ऊपर काफ़ी सारा खर्च कर रही है। कंपनी का विज़न बड़ा है और कंपनी के पास 2000 मेगावाट की कैपेसिटी इस समय वो पावर रख सकती है और देखिए 2030 तक इनका जो 2.5 गीगावाट का रिन्यूएबल एनर्जी का लक्ष्य रखा। तो ये सारी बातें साबित कर रही है कि आने वाले समय वेदांता के शेयर कमाल कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।